हमारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है और हमें फिर भी यकीन नहीं है। उनको खुद को पता नहीं चल रहा है कि उनका जो फ्रीडम जा रहा है वो कैसे जा रहा है और उसका जो फ्यूचर है वो क्या होगा, उनको वो मालूम भी नहीं है। बड़ी मुश्किलों से आज़ादी की लंबी लड़ाई, हम प्रजा से नागरिक बने थे जब पहली बार संविधान ने सभी को बराबरी का हक दिया। संविधान सब उनके लिए एक रास्ता है जिनके पास संसाधन कम है। अब एक कोशिश क्या हो रही है लगातार कि बड़ी मुश्किल से जो हम नागरिक बने हैं अब हम प्रजा में बन जाएं। राजा ने कहा कि आज मैंने दूसरे देश का भोज का निमंत्रण ठुकरा दिया है, तो सब लोग ताली बजाएंगे। देखो इसने कैसे कर दिया। और नागरिक के जो मूल अधिकार है वो सवाल पूछना है। इस देश में कब लोग खड़े होंगे और कहेंगे कि हमारे संविधान के साथ मजाक करना बंद करिए। उस दिन हमारी बातचीत हो रही थी, शायद करीब 8 बज गए थे रात को ना, तब दयाशंकर जी ने एग्जाम्पल दिया कि अगर नेहरू और अंबेडकर नहीं होते तो सुमित्रा जी यहाँ पे इतने बजे रात को बैठते नहीं या फिर ऐसे बाल खुला करके बात नहीं कर पाते। देश में इस वक्त हिंदू महिलाओं को खासकर जो आज़ादी, जो अधिकार प्राप्त है, उसके 2 सबसे बड़े हीरो हैं। आपको पता है जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था तो उसका सबसे ज़्यादा विरोध कौन कर रहा था? सबसे महत्वपूर्ण बात सरदार पटेल। बताया कि ये हिंदू राष्ट्र की बात एक पागलपन है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और वह तभी तक खुशहाल है, तभी तक वह लोक कल्याणकारी है जब तक वह हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र उसी क्रम में उसके ऊपर पहरेदारी करेगा। जो जितने निचले हिस्से जो में जैसे उसके अधिकार बंद होते वो जेंडर जाएंगे भी ना। हो सकता है, कास्ट भी हो सकता तो उसमें तो आपके लिए भी अधिकार नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है उसमें। दलित के लिए कोई अधिकार नहीं है। तो अब ये आप जनता को देखना चाहिए कि उनको आज्ञा पालन करके प्रजा बनना है या फिर अधिकार जो है उसको रख के नागरिक बनना है। ये बहुत सारे लोग राहुल गांधी बुक का नाम पढ़ के सोचते हैं कि ये उनकी जीवनी है, पर वो ऐसा नहीं है। राहुल गांधी सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष एक ऐसी किताब है जो राहुल गांधी के लोकतांत्रिक विमर्श को सामने लेकर आती है। सत्ता जब दमन करती है तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की होती है। आपको लगता है ये समय बदलेगा? मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र उम्मीद से ही कायम है। ये जो निराशा का वातावरण है सरकार के दमन के कारण स्वाभाविक है, लेकिन देश हम सबका है। मैं सत्ताओं के बदलने से ज़्यादा नागरिक की सोच बदलने पर जोर देता हूँ। अगर नागरिक जाग जाएंगे तो सत्ताओं को बदलने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्रा जी है और हमारे आज जो ये बातचीत होने वाली है ना, वो पूरा इनफॉर्मल तरीके से होने वाले है, क्योंकि पत्रकार होने से पहले हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो है नागरिक होना। क्योंकि आजकल आपको कोई नागरिक मिल जाए वो भी डिफ़िकल्ट हो गया है। तो हमारे जो बातचीत होगा ना वो एक नागरिक के तौर पर और नागरिकता के बारे में होना है आज। तो दयाशंकर जी, हमने पिछले 2 बार जो मिले हैं उसमें जो बातचीत हुआ है, हम बात कर रहे थे कि द बिगेस्ट कन्वर्सन आजकल जो हो रहा है वो रिलीजन नहीं, आइडियोलॉजी नहीं, बट आइडेंटिटी की है। फ्रॉम बीइंग ए नागरिक टू बिकमिंग ए प्रजा अगेन। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बहुत अच्छा और ज़रूरी सवाल है। जो कल की नागरिक सभा हुई तो उसमें मैंने सबसे पहली बात की थी कि हमें संविधान को जानने, समझने और इसे लोगों के बीच ले जाने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जैसा आपने अभी कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा काम हो रहा है, सबसे बड़ा अगर कोई परिवर्तन हो रहा है या कन्वर्जन हो रहा है या धर्मांतरण हो रहा है, मैं कहता हूँ, तो वो है नागरिक को प्रजा बनाने का। बड़ी मुश्किलों से आज़ादी की लंबी लड़ाई, जिसमें हमारे देश के शहीदों का खून शामिल है, एक लंबी परंपरा है बलिदान की, उस सारे शहादत बलिदान से हम प्रजा से नागरिक बने थे जब पहली बार संविधान ने
सभी को बराबरी का हक हक दिया। दिया। इस देश में संविधान की ज़रूरत सबको है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसके पास सबसे कम साधन हैं, जिसके पास सबसे कम संसाधन हैं। आजीविका का भरोसा नहीं, जीवन यापन का भरोसा नहीं, संविधान उसके लिए एक रास्ता है। संविधान सब उनके लिए एक रास्ता है जिनके पास संसाधन कम है। अब एक कोशिश क्या हो रही है लगातार कि बड़ी मुश्किल से जो हम नागरिक बने हैं अब हम प्रजा में बन जाएं। बहुत कम लोग इस अंतर को समझ पाते हैं। प्रजा का मतलब है एक राजा है और राजा ने कहा कि आज मैंने दूसरे देश का भोज का निमंत्रण ठुकरा दिया है, तो सब लोग ताली बजाएंगे। देखो ये इसने ये ऐसे कर दिया। हाँ, इसने कैसे कर दिया। तो ये राजा और प्रजा का रिश्ता है। अगर लोकतंत्र है और नागरिक है और नागरिक का चुना हुआ नेता है और नेता कहता है कि आज मैंने दुनिया के सबसे बड़े देश का भोज ठुकरा कर मैं आज तुम्हारे शहर में हूं, तो नागरिक खड़ा हो जाएगा और पूछेगा कि कहां से निमंत्रण आया था, निमंत्रण क्यों ठुकराया, क्या कारण था। आप दोनों में ऑफिशियल भी क्यों नहीं है। हाँ, कहाँ आया था, क्योंकि जो देने वाला है उसने तो कुछ कहा नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं आपके शहर में आया हूं और मैं बाहर जाकर ढोल पीटूं कि मैं आपने मुझे बुलाया था लेकिन मैं तो दूसरे शहर चला गया। आपके मुंह से कुछ ना कहा गया कि आप हमारे घर आइए, आप निमंत्रित हैं, तो उसकी वैधता कब हुई जब आप कहते ना। हाँ। और मैं मना करता तो मेरा सम्मान बढ़ता। लेकिन अगर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, तो दोनों का अंतर मैं समझाना चाहता हूँ। सवाल पूछना जो हाँ, बंद हो गया सवाल है। पूछना बंद हो। और नागरिक के जो मूल अधिकार है वो सवाल पूछना है। नागरिक का सबसे बड़ा जो काम है, सबसे बड़ा काम है और उसका अधिकार है और उसका दायित्व है सवाल पूछना, प्रश्न करना। आप देखें कि प्रश्न करने को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। जब भी कोई आदमी खड़ा होकर प्रश्न करता है हम उसको कह देते हैं तुम देशद्रोही हो, हम कह देते हैं तुम एंटी नेशनल हो। इस वक्त सब लोगों का एक ही काम बताया गया है कि सुबह उठने से पहले, उठने के बाद आपको केवल तारीफ करनी है, आपको बताना है कि कितना अच्छा काम हो रहा है। यही सबसे एक संस्थागत ऐसी शुरुआत हुई है जो लोगों को, नागरिकों को प्रजा में बदलने का काम चल रहा है। और सबसे चिंताजनक बात जो है ना, वो नागरिक जो है वो प्रजा होने में जो बदल रहे हैं उनको कुछ एहसास नहीं हो रहा है। वो प्रजा होने का जो वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, उनको खुद को पता नहीं चल रहा है कि उनका जो फ्रीडम जा रहा है वो कैसे जा रहा है और उसका जो फ्यूचर है वो क्या होगा, उनको वो मालूम भी नहीं है। यही तो विडंबना है। हाँ, और इसी विडंबना पर हमें बात करनी है कि होता क्या है कि हम एक तरह के एक ऐसे भ्रम में हैं जहां पर सब कोई खुश हैं और लगातार हिंदुओं को संदेश दिया जा रहा है। कई बार मुझे लगता है कि इस देश में हिंदू इतना खुश है कि उसको आप जरा आप उसको पिंच करके देखें तो उसकी खुशी बाहर निकल पड़ेगी। और मुझे तो कई बार लगता है खुशी के मारे ही वो मतलब जो समस्याएं आ रही हैं या खुशी के मारे कहीं नागरिकों को जो है दूसरे उनके जीवन पर संकट ना आए, केवल खुशी के मारे ना आए। ये डायबिटीज़ लगता है उनके डायबिटीज़ जो बढ़ रही है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस खुशी से बढ़ रही है। हमारे देश में बेरोजगारी है, चरम पर है, नौकरी नहीं है, महंगाई है, सरकारी भर्तियां नहीं हो रही, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। हमको लगता है कि पता नहीं कितने वर्षों की साधना के बाद भारत को एक राजा मिल गया है और हम अपने प्रधानमंत्री को राजा कहते हैं। कभी हम हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, कभी देवता भी कभी देवता कह देते हैं, कभी उनकी मूर्तियों की बात होने लगती है, कभी आह्वान करने लगते हैं, कभी हम उनको सिंगोल दे देते हैं। तो वो सिंगोल जो राज सत्ता का प्रतीक है कैसे एक चुने हुए नेता को दिया जा सकता है। और हमें कुछ खराब लगता नहीं है उसमें। मैंने कहा ना, इन सब के बाद हम खुश हैं, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और मज़ेदार बात है कि खुशी की कोई वजह भी नहीं है,
और हमारे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है और हमें फिर भी यकीन नहीं है। तो अब ये जो बात है कि कुछ भी नहीं है, कोई ठोस, कोई आसरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है, लेकिन केवल हवा चल रही है, वादों की हवा चल रही है। और ये जो सबसे इस हवा का बुनियादी काम है कि आपके नागरिक बोध को दबाया जाए। आप देखें अमेरिका जैसे देश में अभी सरकार बनी जनवरी में और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, हाँ, हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भारत में 11 वर्ष बाद भी अभी लोगों का सड़कों पर आना बाकी है। जो हमारे इस बीच में आंदोलन हुए, उन आंदोलनों की वजह दूसरी थी, उनके मुद्दे दूसरे थे, लेकिन एक नागरिक के तौर पर स्वस्फूर्त आंदोलन देश में नहीं आया। हमारे लोग सड़क पर उतरते हैं, पर जब क्रिकेट का विन कर लिया, उस समय में लाखों की संख्या में उतरते हैं। हमने देखा ना बेंगलुरु में क्या हुआ, वही बता कि एक आईपीएल, एक क्लब का जश्न मनाने के लिए लोग सड़क पर उतरते हैं और लोग मारे जाते हैं। लेकिन इस देश में कब लोग खड़े होंगे और कहेंगे कि हमारे संविधान के साथ मजाक करना बंद करिए। ये जब संविधान की बात आती है तब हमारे एक बार बात हो चुकी है, जो महिलाएं हैं उनको जो अधिकार मिला है, अंबेडकर और नेहरू ने जो किया है उनके लिए, वो उनको समझ में नहीं आता है। मतलब अभी तक उन्होंने एहसास नहीं किया है कि उनके लिए संविधान में क्या क्या फ्रीडम दिया गया है। जैसे कि उस दिन हमारी बातचीत हो रही थी, शायद करीब 8 बज गए थे रात को ना, तब दयाशंकर जी ने एग्जाम्पल दिया कि अगर नेहरू और अंबेडकर नहीं होते तो सुमित्रा जी यहाँ पे इतने बजे रात को बैठते नहीं, या फिर ऐसे बाल खुला करके बात नहीं कर पाते। ये जो बात करने की अधिकार है, ये जो जितना भी फ्रीडम मिला है वो सब उनसे मिला है, उन्होंने हमारे लिए वो सब किया है, पर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से इस बात को समझिए कि देश में इस वक्त हिंदू महिलाओं को खासकर जो आज़ादी, जो अधिकार प्राप्त है, उसके 2 सबसे बड़े हीरो हैं, अंबेडकर और नेहरू। और आपको पता है जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था तो उसका सबसे ज़्यादा विरोध कौन कर रहा था? उसका सबसे ज़्यादा विरोध सदन के बाहर, संसद के बाहर आरएसएस और हिंदू महासभा कर रहे थे। पुतले जलाए जा रहे थे नेहरू और अंबेडकर के। तो उनकी क्या विरासत थी? क्यों इसका विरोध कर रहे थे? वो विरोध कर रहे थे महिलाओं को भागीदारी देने का, विरोध कर रहे थे महिलाओं की शिक्षा का, महिलाओं के अधिकार का। और जब वो इसका विरोध कर रहे थे तो उनका आदर्श क्या है? आरएसएस का आदर्श है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो बहुत साफ तौर पर कहती है कि कोई अधिकार नहीं है किसी भी महिला को अपना निर्णय लेने का। उसके सारे अधिकार 2 लोगों के पास हैं। उसका पहला अधिकार है पिता के पास और दूसरा अधिकार है पति के पास। यही मनुस्मृति की शिक्षा का उसका सार है। जो मनुस्मृति का जो आप कहें कि उसकी शिक्षा क्या है, उसकी दीक्षा क्या है। और गीता गोरखपुर प्रेस से जो एक पत्रिका निकलती थी कल्याण, हाँ। जिसको आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर वह पत्रिका आरएसएस का एक मूल विचार का प्रवर्तन है। तो मनुस्मृति, कल्याण और ऐसे दूसरे प्रकाशनों में बार बार इस बात को लिखा गया है कि हिंदू महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, केवल उनका 2 ही कर्तव्य है। एक कर्तव्य है पिता का आदेश, दूसरा कर्तव्य है पति की आज्ञा। तो इसलिए मैंने उस दिन कहा कि जो अभी आज जो हम समाज देख रहे हैं, अभी भी महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार होना बाकी है। हमारी जो पितृसत्तात्मक सोच है उसमें सुधार होना बाकी है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता अगर अंबेडकर और नेहरू नहीं होते। इसलिए इस देश की महिलाओं को सबसे पहला काम करना चाहिए कि नेहरू और अंबेडकर के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके विचारों को जानना चाहिए, जिनको इस वक्त देश का सबसे बड़ा शत्रु बताया जा रहा है। अंबेडकर पर उस तरह से सामने आकर वोट बैंक की राजनीति के कारण हमले नहीं किए जा सकते हैं। और जब हमले हुए और जनता उसके विरोध में खड़ी हुई तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब तीसरी बार संसद में पहुंचे पहले दिन, तो उन्होंने संविधान को माथे से लगाया, उसी संविधान को जिसको बदलने के लिए उनके नेता वोट मांग रहे थे।
जिसको बदलने के लिए आरएसएस की तरफ से बार बार कहा जाता है। और कभी भी समझिए, भाषा को ध्यान से समझिए, जब आरएसएस कहता है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो जैसे ही वो हिंदू राष्ट्र कहता है वैसे ही वो अंबेडकर का सबसे बड़ा अपमान करता है, क्योंकि भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र जैसी कोई बात नहीं है। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। हिंदू राष्ट्र और संविधान एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। 1948 में 3 बड़े लोगों ने बहुत साफ साफ बताया। विनोबा भावे ने गांधी की हत्या के बाद बताया कि आरएसएस और उनके लोग क्या कर रहे थे, किस तरह से उत्तेजना फैला रहे थे, किस तरह से हिंसा फैला रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आरएसएस के लोग कैसे हिंसा फैलाने का काम करते हैं, कैसे बुर्के पहनकर जाते हैं और हिंसा भड़काते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरदार पटेल, इस देश के महान सपूत ने बताया कि ये हिंदू राष्ट्र की बात एक पागलपन है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और वह तभी तक खुशहाल है, तभी तक वह लोक कल्याणकारी है, जब तक वह हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात करना भी उन्होंने कहा कि यह पागलपन है। तो आप देखें कि जिसके नाम पर पूरी राजनीति की जा रही है वो एकदम स्पष्ट है कि हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। लेकिन फिर कौन लोग हैं जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए? ये जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोग एकदम पागल हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे नशे में झूम रहे हैं। उनको नहीं पता है कि हिंदू राष्ट्र सबसे ज़्यादा उनके विरुद्ध है। हिंदू राष्ट्र सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ है जो जितना गरीब है। हिंदू राष्ट्र उसी क्रम में उसके ऊपर पहरेदारी करेगा। जो जितने निचले हिस्से जो में हाँ, जैसे उसके कि अधिकार बंद वो होते जेंडर जाएंगे भी ना। हो सकता हाँ, है, कास्ट भी हो सकता जैसे है। ही हिंदू राष्ट्र आएगा, एक मनुस्मृति है, और मनुस्मृति का मतलब है कि उन्होंने जो व्यवस्था बनाई उसके हिसाब से काम होना है। तो उसमें तो आपके लिए भी अधिकार नहीं है, नहीं। कोई अधिकार ही नहीं है उसमें। दलित के लिए कोई अधिकार नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। अधिकार का मतलब है कोई शिक्षा नहीं है, केवल आज्ञा पालन करना है। तो अब ये आप जनता को देखना चाहिए कि उसे मनुस्मृति चाहिए या संविधान चाहिए। उनको आज्ञा पालन करके प्रजा बनना है या फिर बिल्कुल। अधिकार जो है उसको रख के नागरिक बनना नागरिक है। दयाशंकर जी ने पहले बड़े मीडिया हाउस जैसे कि एनडीटीवी, न्यूज़ 18 में काम कर चुके हैं, और जब वो एक जर्नलिस्ट से राइटर बनने की कोशिश की, एक बुक लिखी। बहुत सारे लोग राहुल गांधी बुक का नाम पढ़ के सोचते हैं कि ये उनकी जीवनी है, पर वो ऐसा नहीं है। सांप्रदायिकता और जो सब हुआ है पिछले 10-12 साल में, उस सारे घटनाओं की क्रम वहाँ पर है। उसमें जो मेजर बात है वो भी वही नागरिक की बात वो कर रहे हैं उसमें। तो उनकी जो बुक है उसके बारे में हम 1-2 लाइन जानना चाहेंगे। देखिए, राहुल गांधी, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष एक ऐसी किताब है जो राहुल गांधी के लोकतांत्रिक विमर्श को सामने लेकर आती है। ये किताब बताती है कि लोकतंत्र में जब बोलना सबसे मुश्किल हो गया था तो राहुल गांधी किस तरह से बोल रहे थे, और राहुल गांधी किस तरह से उस डर को तोड़ने में कामयाब हुए जो चारों तरफ से बरसाया जा रहा था। सीबीआई, ईडी संस्थाएं, आयकर के नोटिस, तमाम वो संस्थाएं जिनका काम लोकतंत्र को मजबूत करना है, जैसे नागरिकों पर और सवाल करने वालों पर टूट पड़ी। आपको याद है कि कैसे दक्षिण भारत से एक पत्रकार जाते हैं, सिद्दीक कप्पन, और उत्तर प्रदेश में वो खबर लिखने नहीं पाते और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये कैसा मीडिया था, ये कैसी पत्रकारिता थी जो इन सब पर सवाल नहीं कर रही थी। सत्ता जब दमन करती है तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की होती है। तो जब वो मीडिया चुप था, जब मीडिया विपक्ष का साथ देने की जगह सत्ता पक्ष का प्रवक्ता बन गया, राहुल गांधी ऐसे वक्त में खड़े होते हैं और जनता का आह्वान करते हैं। जब 20 करोड़ लोगों को हर दिन धमकाया जा रहा था और मीडिया चुप था,
तब राहुल गांधी खड़े हुए हैं। तो राहुल गांधी एक ऐसी मशाल लेकर चल रहे हैं जिसमें गांधी, नेहरू और अंबेडकर की रोशनी है, और यही विरासत है। तो इस देश में एक नागरिक के तौर पर मुझे लगा कि राहुल गांधी का जो काम है, लोकतांत्रिक विमर्श है, लोकतांत्रिक चेतना है, वैज्ञानिक सोच है, उसे जनता के सामने लाना चाहिए। और यह भी इस किताब में आप पढ़ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी के खिलाफ झूठ का पूरा ताना बाना बुना गया। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि राहुल गांधी ने कभी वह अध्यादेश पढ़ा ही नहीं है। हाँ। इतने बड़े बड़े शिक्षाविद मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, हमें तो पता ही नहीं। जिन लोगों पर यह जिम्मेदारी है कि वह समाज को रोशनी दें, उन पर वो दुष्प्रचार का भ्रम था। तो इसलिए यह किताब राहुल गांधी के लोकतांत्रिक विमर्श पर बात करती है और उनके खिलाफ दुष्प्रचार कैसे बना, कैसे अन्ना हजारे को आगे करके एक पूरा माया जाल बुना गया, आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। आपने दोनों समय देखा, जैसा कि जब आप सत्ता पक्ष से क्वेश्चन किया जा रहा था और अभी की माहौल बिल्कुल। जो उसके साथ में खड़े हैं मीडिया हाउस, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं फ्यूचर के लिए? क्या आपको लगता है ये समय बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा? देखिए, इसके बारे में तो मैं कोई आप कह सकते हैं कि कोई ना तो भविष्य वक्ता हूँ और ना मुझे भविष्यवाणी करना नहीं, आपका उम्मीद मुझे, क्या है? मुझे, जो मुझे प्रेजेंट वो पसंद जनरेशन है उनसे। हाँ, मुझे ये है कि मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र उम्मीद से ही कायम है। और गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इन सब की मूल शिक्षा उम्मीद है। तो उम्मीद हमें रखनी है और अपनी उम्मीद को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना है। ये जो निराशा का वातावरण है सरकार के दमन के कारण स्वाभाविक है, लोगों का डरना भी स्वाभाविक है, लेकिन देश हम सब का है, देश किसी एक खास नेता का नहीं है। जब हम यह महसूस करेंगे कि देश हम सब का है, तो हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं भविष्य के प्रति बहुत आशावान हूँ और निश्चित रूप से बदलाव में समय लगता है, लेकिन मैं सत्ताओं के बदलने से ज़्यादा नागरिक की सोच बदलने पर जोर देता हूँ, नागरिकता बोध पर जोर देता हूँ। नागरिक होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नागरिक जाग जाएंगे तो सत्ताओं को बदलने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। हमारे इतने सारे बातचीत का जो मुख्य उद्देश्य था ये कि आप नागरिक बनिए, सवाल कीजिए। दयाशंकर जी ने बहुत टायर्ड भी है आज, उन्हें बहुत सारा काम है, उसके बीच में हमें समय दिया, इसलिए उनको बहुत 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 धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्ते।